नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में रिकवरी की कोशिशें हुई नाकाम। निफ्टी करीब 60 पॉइंट फिसलकर 24,150 के नीचे। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एसबीआई ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी करीब 300 अंक फिसला। मिड कैप स्मॉल कैप्स में गिरावट ज्यादा। सरकारी कंपनियां, बैंक और रियल्टी स्टॉक्स ने बाजार पर बनाया सबसे ज्यादा दबाव। 1.5% ज्यादा फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं आईटी स्टॉक्स में खरीदारी का मूड। इरकॉन और आरबीएनएल के कमजोर नतीजों से रेलवे स्टॉक्स में गिरावट। दोनों करीब 6% तक नीचे। रेलटेल, आईआरएफसी, टेक्समैको रेल में भी कमजोरी के साथ कारोबार। अच्छे नतीजों के बाद इंडियन होटल में तेजी का चेक इन। शेयर 6% ऊपर। जेफरीज बोला सेकेंड हाफ में भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद। खरीदारी की सलाह के साथ 785 प्रति शेयर के दिए लक्ष्य। एमआरएफ ने पेश किए कमजोर नतीजे। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 20% घटा। आय में 10% का उछाल। मार्जिन में भी जोरदार गिरावट। नतीजों के बाद शेयर 3% नीचे। और आ जाएंगे एसबीआई के नतीजे। सीएनबीसी आवास के पोल के मुताबिक नेट इंटरेस्ट इनकम 5%, तो मुनाफा 12% बढ़ने की उम्मीद। टाटा मोटर्स के नतीजे भी आज। सीएनबीसी टीवी 18 के अनुमान के मुताबिक कमजोर वॉल्यूम और जेएलआर में प्रोडक्शन इश्यूज के चलते टाटा मोटर्स के मुनाफे और आय में दबाव मुमकिन। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ मौजूद है निर्मंग सिक्योरिटीज की नीरव छेदा। मार्केट पर आउटलुक लेंगे स्ट्रैटेजीज भी, लेकिन पहले बाजार का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। सुबह शुरुआत जब हुई तो काफी वॉलिटिलिटी मार्केट्स में हमने देखी। उसके बाद भी प्रेशर मार्केट में देखने को मिल रहा है और दिन के लोअर लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश बाजार करते हुए दिखाई दिया। अब तक के कारोबार में फिलहाल की स्थिति आपके सामने दिखाएं, लेकर आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लेवल्स को। आज के सेशन में निफ्टी में प्रेशर देखने को मिल रहा है। 24,100 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर करते हुए, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही ट्रेडिंग हो रही है। सेंसेक्स 124 अंक नीचे है, दिन के लोअर लेवल से थोड़ा संभला है। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर कंपैरेटिवली प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा था। अभी भी 250 पौने 300 अंक नीचे बैंक निफ्टी कर रहा है कारोबार। मिड कैप्स की इनफैक्ट आज हमने गिरावट देखी। आज के कारोबार में 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स है। ये भी दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 550 अंक नीचे भी कर रहा है कारोबार मिड कैप का इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सिमिलर एक्शन ही देखने को मिल रहा है। 1% के आसपास की कमजोरी यहाँ भी देखने को मिली है। एक आईटी पॉकेट है जहां पर बाइंग इंटरेस्ट आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज आज के सेशन में बाकी सब पॉकेट्स में प्रेशर ही देखने को मिला है। मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव है। गिरने वाले स्टॉक्स 1735 है, 693 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। तो यहाँ पर गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा, मूड बेयरिश आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर जो स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हैं मार्केट्स को नीचे, उसमें आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एसबीआई, एशियन पेंट्स हैं और इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम, विप्रो ये हरे निशान में है। यहाँ से थोड़ा सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है आज के सेशन में। निफ्टी बैंक और दिखाते हैं। निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ड्रैग कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, 250 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इकलौता आईसीआईसीआई बैंक लैंड कर रहा है। एसबीआई 64 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, नंबर से पहले थोड़े प्रेशर में। बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी में भी प्रेशर, सपोर्ट थोड़ा है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से। स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इस पर करते हैं बातचीत। नीरव बने हुए। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय आज के सत्र के लिए। यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास में खड़ी है इन टर्म्स ऑफ स्पॉट। 24,101 सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद है। ओवरऑल जो डेटा है वो नेगेटिव नहीं है। पॉसिबल है सेकेंड हाफ में अच्छी बाइंग आ सकती है, तो यहाँ से आप खरीदने के मौके ढूंढे। करंट लेवल से आप फ्यूचर खरीद सकते हैं। 24,450, 24,500 ये आपके टारगेट रहेंगे। 24,100 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर में। बैंक निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है 51,900 वो ब्रेक हुआ है स्पॉट में भी और फ्यूचर में भी। उसका 50-डे मूविंग एवरेज है। जब तक क्लोजिंग 51,900 के ऊपर नहीं मिलता है स्पॉट में, तब तक के लिए नई बाइंग बैंक निफ्टी में ना करें। शायद ये कंसोलिडेशन में रहेगा, तो अभी के लिए जो ट्रेड रहेगा सिर्फ निफ्टी में रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी नीरव? कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या? या तो देखिए, दो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि पैटर्न जिनके बहुत बढ़िया हैं।
पहला है तिरुमलाई केमिकल्स। ये जो स्टॉक है पिछले हफ्ते में बहुत बड़ी बाइंग देखी है इसमें। 300 का सपोर्ट से स्टॉक जो ना ऊपर आया है। करंट लेवल से 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। 325 का स्टॉप लॉस रहेगा, 355 360 के इसमें टारगेट रहेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो है जेंजार टेक्नोलॉजीज। जैसे कि आपने कहा कि आज आईटी अच्छा सपोर्ट दे रही है, ये एक स्टॉक है आईटी में मिड कैप में जो ज्यादा जिसमें बाइंग नहीं देखी गई है, पर मुझे लगता है पैटर्न बहुत बढ़िया है। करंट लेवल से इसे बाय करा जा सकता है, यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है ये स्टॉक में। 720 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मेरे हिसाब से 775 तक के इसमें टारगेट नजर आ सकते हैं। तो जेंसर टेक और थिरुमलाई केमिकल, ये दो ट्रेड्स रहेंगे नीरव की तरफ से, जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। ये सजेशन आपको दिया गया है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं अर्निंग्स की, और निफ्टी में शामिल एसबीआई और टाटा मोटर्स के नंबर्स आज आएंगे। क्या है अनुमान, इस पर करते हैं फोकस। यतिन मोहता, सुदर्शन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस लेकर। दोनों ही दिग्गज स्टॉक्स हैं तो दोनों पर ही नजर रहेंगी। पहले बात करते हैं सुदर्शन से और जान लेते हैं टाटा मोटर्स के नंबर्स कैसे आ सकते हैं। सुदर्शन बताइए। टाटा मोटर्स के दूसरे तिमाही के नतीजे आएंगे। नतीजे के बारे में बोलने से पहले अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 2024 में स्टॉक 6% ऊपर बढ़ा है, लेकिन इस वीक स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली है और अपने रिकॉर्ड हाई जो कि जुलाई 30 को हिट किया था, वहां से स्टॉक में 22% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर जब अर्निंग्स की बात करें, अर्निंग्स मिले जुले रहने के आसार हैं। रेवेन्यू फ्लैट रहेंगे, और रेवेन्यू का फ्लैट रहने का कारण है क्योंकि अगर जो वॉल्यूम्स की बात करें, तीनों सेगमेंट्स, पैसेंजर व्हीकल्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, जेएलआर, तीनों सेगमेंट के वॉल्यूम्स में हमें सिक्वेंशली और वाई दोनों में गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन में थोड़ी सी एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है क्योंकि प्रॉफिट में थोड़ी सी बढ़त हुई है, तो प्रॉफिट में बढ़त होने के कारण मार्जिन में थोड़ी सी एक्सपेंशन आ सकती है। तो रेवेन्यू आने का आसार है 1.03 लाख करोड़, एबिटा 1% बढ़कर आ सकता है 13,954 करोड़, और मार्जिन आ सकता है 13.6% अगेंस्ट 13.1% सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। जेएलआर की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में 7% की गिरावट आ सकती है और मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का आसार है। मार्जिन आ सकता है 14.8% अगेंस्ट 14.9% सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। अब हमें क्या एक्सपेक्टेशंस है कंपनी का? फर्स्ट, डिमांड आउटलुक पे कंपनी क्या बोलती है, और ओवरऑल जेएलआर की बात करेंगे तो जेएलआर लास्ट कुछ एक महीनों में हमें देखने को मिला था कि प्रोडक्शन कट जेएलआर ने लिया, तो उसके कारण के सेल्स पे इंपैक्ट आ सकता है। और ऑल्सो इनके शिपमेंट में, जो कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जब गाड़ी जाती है, शिपमेंट कुछ एक डिले देखने को मिला था 2-3 महीने पहले, तो उसका भी इंपैक्ट हमें जेएलआर सेल्स पे देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल टाटा मोटर्स के अर्निंग्स मिले जुले रहने के आसार है दूसरे तिमाही के लिए। मिक्स नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं टाटा मोटर्स से। स्टॉक ऑलरेडी अपने रीसेंट हाई से हल्का काफ़ी हो चुका है। क्विक टेक चेक ले लेते हैं। नीरव, क्या रहा है आपके टाटा मोटर्स पर लेवल्स के हिसाब से? ये अब देखिए, ओवरऑल ऑटो में अच्छी खासी सेलिंग देखी गई है और एक ब्रेकडाउन आया है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। सेम इज द केस फॉर टाटा मोटर्स। इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये स्टॉक को 915 का जो ब्रेक हुआ है। अब ये जो पैटर्न है, पैटर्न का टारगेट अराउंड 735 720 के आसपास आता है, तो अभी भी थोड़ी जगह है नीचे जाने के लिए। आई वुड सजेस्ट टू वेट। अगर आपने बाय नहीं किया है तो थोड़ा वेट करें। बाय किया है तो 800 रुपए का, इनफैक्ट 798 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके नीचे गया तो प्लीज एग्जिट द काउंटर, क्योंकि यहाँ से थोड़ी और अबाउट 100 पॉइंट फॉल कैन कम। ओके, यतिन भी हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए एसबीआई के नंबर्स कैसे आ सकते हैं। यतिन, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन एसबीआई से? एसबीआई के Q2 के नंबर्स की बात करें तो एक हेल्दी क्वार्टर होना चाहिए। जहां तक कि नेट इंटरेस्ट इनकम का सवाल है, 5% की साल दर साल बेसिस पे आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, और इससे बेटर जो है मुनाफे में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। लगभग 12% की ग्रोथ प्रॉफिट्स में एक्सपेक्टेड है और 16,100 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफे का अनुमान है जहां तक कि एसबीआई का सवाल है। अगर हम देखें जो एफएमसीजी और जो इन जनरल कमेंट्री रही है, उससे शायद कंज्यूमर लोन्स में थोड़ी बहुत स्लो डाउन आए, लेकिन ओवरऑल जो कॉर्पोरेट लोन बुक है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है एसबीआई के लिए। और यहाँ अगर हम देखें तो ट्रेंड लगभग 16% की आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 8 से 9% हो सकती है, और ग्रॉस एनपी नेट एनपी काफ़ी स्टेबल रहने की उम्मीद है इस क्वार्टर में। ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर एग्री स्लिपेजेस का इम्पैक्ट था, जिसके कारण काफ़ी सारा एसेट क्वालिटी पे दबाव था, लेकिन इस क्वार्टर वो सीजनैलिटी नहीं रहेगी और शायद आपको एसेट क्वालिटी भी सुधरती हुई दिखाई पड़े, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्लिपेज भी इस टाइम एसबीआई में
आप थोड़ा बहुत कम एक्सपेक्ट कीजिए। ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ट्रेजेक्टरी भी काफ़ी स्टेबल रहेगी। 3.1-3.05% के आसपास का आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फिगर दिखाई पड़ेगा। और मैनेजमेंट क्योंकि इस टाइम नया है, चेयरमैन नए आए हैं, तो उनकी कमेंट्री क्या है ग्रोथ को लेके और आगे जाके जो लोन होने वाले हैं, आगे जाके जो हिसाब से कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उस पर कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। शुक्रिया इतनी एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए। इस बीच अशोक लीलैंड के स्टॉक पे नजर डालते हैं। नंबर्स आए हैं, अभी भी प्राइमा फेसी जो फिगर्स सामने आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो मुनाफा है या फिर जो रेवेन्यू का आंकड़ा है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहा, और शायद यही वजह है कि लोअर लेवल से एक सर्टन स्पाइक स्टॉक में देखने को मिला है और अब 214 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। 770 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, 561 करोड़ के मुनाफे की उम्मीद थी। वहीं अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहा है। 8768 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, 8764 करोड़ के रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड थे, तो ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रेवेन्यू के नंबर्स रहे हैं। मुनाफे में एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर ये आंकड़ा आते हुए दिखाई दिया है, जो कि 770 करोड़ के आसपास का रहा है। स्टॉक इनफैक्ट अब और रिकवर होते हुए अब हरे निशान में आने की तैयारी करते हुए ₹2 प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान कंपनी ने किया है। एबिटा ग्रोथ मार्जिन्स पर भी नजर रहेगी और आगे मैनेजमेंट की कमेंट्री पर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में किस तरीके की डिमांड और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टॉक फिलहाल लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए अब 216 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन सो फार जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर दिखाई दे रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा भी और रेवेन्यू का आंकड़ा भी अशोक लीलैंड का इनफैक्ट अब हरे निशान में आ चुका है। 216-217 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। क्विकली नीरव एक बार देखिए इसके चार्ट्स को, बताइए नंबर्स प्राइमा फेसी एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर दिख रहे हैं, स्टॉक हरे निशान में लौटते हुए। यस, देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है इसमें, 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ है, मगर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 220 का। तो ये स्टॉक जैसे ही 220 के ऊपर निकलता है उसके बाद अच्छी बाइंग और आ सकती है और स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज तक जा सकता है जो 231-232 के आसपास है। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं ऑन द ब्रेकआउट ऑफ 220। ओके 220 का लेवल पार हो तब खरीदारी करने की सलाह है। फिलहाल 215-216 पर ट्रेड कर रहा है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आप लेकर आएंगे, कल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने। पहले तो इन्फेज की अर्निंग्स, कंसोलिडेटेड मुनाफा 205 करोड़ से घटकर 23 करोड़ आया है सालाना आधार पर। वहीं एकमुश्त आय भी कंपनी को हुई 164 करोड़ के आसपास की, इसलिए रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रही है 625 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ की। अगर उस एडिशनल इनकम को हटाकर देखें तो आय में भी कमी देखने को मिलेगी। एबिटा 204 करोड़ से बढ़कर 242 करोड़ के आसपास सालाना आधार पर। नंबर्स फिलहाल वीक दिखाई दे रहे हैं। एबिटा मार्जिन हालांकि 32.7% से बढ़कर 34.5%। तो जो मुनाफे में ड्रॉप देखने को मिला है, ये देखना होगा कि किस कारण देखने को मिला है, क्योंकि मुनाफे का आंकड़ा 164 करोड़ की एकमुश्त आय कंपनी ने ज़रूर दर्ज की है, लेकिन 12 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। लेकिन कंसोलिडेटेड मुनाफा 205 करोड़ से घटकर 23 करोड़ के आसपास आया है। स्टॉक हालांकि नंबर्स के बाद थोड़ा रिकवर हुआ और अब वापस फिसल रहा है जैसे जैसे और डिटेल्स नंबर्स की आ रही हैं। 124 रुपये नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए। नंबर्स के बाद एक स्पाइक जरूर देखने को मिला, लेकिन अब वापस हल्का होते हुए 2.25% के आसपास की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड आय 625 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ के आसपास की रही है। मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे तो स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन कुछ खबर आपके लिए लेकर आते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई आज सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तों पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर रहा है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर टेलीकॉम कंपनियां और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक आमने सामने है। टेलीकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम की नीलामी चाहती हैं, लेकिन स्टारलिंक आवंटन की मांग कर रही है। इसी खबर पर और डिटेल्स का असीम मनचंदा है। असीम बताइए और क्या डिटेल्स? देखिए, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर के काफी सारा घमासान मच गया है। टेलीकॉम कंपनी और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के बीच में एक वार हमें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि होती हुई हमें दिखाई दे रही है। टेलीकॉम कंपनियां लगातार डिमांड कर रही है कि जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी की जाए और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, जबकि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और अमेजन की जो कंपनी है कुपर, वो कह रही है कि हम लोगों को ये स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तों के ऊपर दिया जाए। तो टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इसको लेकर के एक कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया था। आज टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई आज सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक कर रहा है और इस बैठक में सभी स्टेक होल्डर के साथ नीलामी की जो स्पेक्ट्रम का आवंटन है उसकी शर्तों के ऊपर चर्चा हो रही है। इसके बाद ट्राई अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंपेगा। जो वो सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने पहले ही स्पेक्ट्रम आवंटन की तैयारियां शुरू कर दी है और एक टारगेट भी रख दिया कि 25 दिसंबर तक पहले जो भी कंपनियां हैं उनको स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया जाएगा, ताकि कंपनियां नए साल से अपनी सर्विसेज की शुरुआत कर सके।
तो अब सिर्फ ट्राई की सिफारिशों का इंतजार है कि कब टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई अपनी सिफारिशें भेजता है और किन सिफारिशों के ऊपर इन स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा। तो सरकार का एक रुख साफ यहाँ पर है कि ये जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है इसका सरकार आवंटन ही करेगी और जनवरी से आप सैटेलाइट सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस की शुरुआत होती हुई भी देख सकते हैं। शुक्रिया आपका असीमी डिटेल्स बताने के लिए। तो ट्राई की सिफारिशों का इंतजार, अकॉर्डिंगली स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट किन सिफारिशों पर किया जाएगा वो देखना होगा। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप 15, फटाफट से डालते हैं आज के खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। इस हफ्ते कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, कोटक सिक्योरिटीज के अमर उठावले और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारी की जो मुकाबला चल रहा है, दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। मुनाफे के मीटर में प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो 1.5% के रिटर्न दे रहा है, अमूल का पोर्टफोलियो 1.73% का, दोनों में ऑलमोस्ट बराबरी का मुकाबला। लेकिन हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो नेगेटिव 8.52% के रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए नो योर कंपनी में हम बातचीत करेंगे ई क्लर्क सर्विसेज के बारे में और हमारे साथ होंगे कंपनी के CFO श्रीनिवासन नडाधुर। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।